ये वीडियो हमारे एक्सेल ऑटोमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को आप इस मतलब से समझ सकते हैं कि ये इंटरनेशनल वेरिएबल्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स मतलब जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। जैसे अगर आपको कंट्री में काम करना है तो आपको लोकल करेंसी चाहिए होगी, और अगर आपको ग्लोबली काम करना है तो आपको ग्लोबल करेंसी चाहिए होगी। ग्लोबल करेंसी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर जो लोकल करेंसी है वो हर जगह काम नहीं करेगी। इसी तरह जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ हो जाएंगे। वहीं पर जो लोकल वेरिएबल्स होंगे वो हर कहीं यूज़ नहीं होंगे। जहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है वहीं पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के इस प्रोग्राम में हम 10 तरह के ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं। उन सबके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला वेरिएबल होता है इंस्ट्रूमेंट टोकन और अंडरलाइन टोकन। ये दोनों लिस्ट फॉर्मेट में होता है। अब लिस्ट फॉर्मेट बोल दिया, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। लिस्ट फॉर्मेट का इतना सा मतलब होता है कि आपकी ग्रोसरी लिस्ट। अगर आप कुछ लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट में तो आप क्या लिखते हैं? मेरे को दाल लेना है, मुझे चॉकलेट लेनी है, मुझे दूध लेना है, इतना सा ना। तो जो लिस्ट बनाएंगे वही यहाँ पर लिस्ट होगी। तो यूँ समझ लीजिए कि आप जो भी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो सब लिस्ट होती है। तो हर जगह हम लिस्ट क्यों नहीं यूज़ करते उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। तब तक आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि क्यों हम लिस्ट नहीं यूज़ करते। आपके पास जो पॉसिबल कारण आ रहे हैं उनको मैच कर लीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे देने वाला हूँ। अब इंस्ट्रूमेंट टोकन और अंडरलाइन टोकन क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट टोकन का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर ऑप्शन चेन के ट्रेडिंग सिंबल में आपने पोजीशन बनाई हुई है, उस ट्रेडिंग सिंबल के अगेंस्ट क्या इंडेक्सिंग की गई है, उसका टोकन नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन हो जाता था। तो टीचर अटेंडेंस कैसे लेते थे? रोल नंबर से, क्योंकि वो ईजी रहता था। और रोल नंबर आपको परीक्षा में भी असाइन होता था। और परीक्षा में वो कैसे मदद करता था कि भाई आप कहाँ बैठेंगे, वो अगर एक नंबर लिख दिया तो एक रोल नंबर वाला बैठेगा। अगर वहाँ पर नाम लिखते तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन होता और कितनी बड़ी चीज़ें वहाँ लिखनी होती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ, मेरा नाम पवन है तो वहाँ पर पवन लिख दिया जाता, और हो सकता है कि 10वें नंबर पर भी एक पवन नाम का छात्र होता, तो हम दोनों के नाम सेम हो जाते और हम लोग कंफ्यूज हो जाते। बट अगर हमारे रोल नंबर दिए होते तो हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। तुमको तो पता होता है ना कि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता है। और कुछ लोग बोलेंगे यार फर्स्ट नेम क्यों यूज़ कर रहे हो, आप पूरा नाम यूज़ करो। बट पूरे नाम भी कभी कभी सेम हो जाते हैं, इसीलिए रोल नंबर वाला सिस्टम अच्छा था। और यही चीज़ स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है। जो भी ट्रेडिंग सिंबल या अंडरलाइन आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसका रोल नंबर यानी कि टोकन असाइन कर दिया जाता है। तो अंडरलाइन टोकन और इंस्ट्रूमेंट टोकन आपको समझ में आ गया। अब ये कैसे असाइन करते, कैसा दिखते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो इस प्रकार से ये दिखेगा, मतलब कि आपको दिख जाएगा कि ठीक है, जो अंडरलाइन है उसमें अगर मैं मल्टीपल अंडरलाइन मॉनिटर कर रहा हूँ, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तो सबके टोकन लिस्ट वाइज लिखे हुए आ जाएंगे। और अगर आपने ट्रेडिंग सिंबल में भी मल्टीपल ट्रेडिंग सिंबल में पोजीशन बना रखी होगी तो वो भी लिखे हुए आ जाएंगे। मल्टीपल सिंबल मतलब निफ्टी के एटीएम में आपने पोजीशन बना रखी है कॉल साइड में, सेंसेक्स के पुट में भी आपने पोजीशन बना रखी है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट टोकन भी हो गए ना, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर लिस्ट हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉलम मैपिंग की। हमने एक्सेल में हर एक कॉलम में पर्टिकुलर जानकारी लिखी हुई है, जिसमें कि ए कॉलम में तो आपने बस यही लिखा हुआ है कि अगले वाले कॉलम में मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, कि इंस्ट्रूमेंट टोकन बता रहा हूँ या अंडरलाइंग सिंबल बता रहा हूँ या एलटीपी बता रहा हूँ या क्या चीज़ बता रहा हूँ। वहीं पर जो बी कॉलम है वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ लिखी गई है। तो हो सकता है कि आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैक कर रहे हो तो आपने सी कॉलम भी यूज़ किया हो, तो सी कॉलम में भी आप कुछ डिटेल्स लिखेंगे। तो किस कॉलम में क्या डिटेल लिखी गई है वही हम कॉलम में मैपिंग कर लेंगे, और इसको हम डिक्शनरी फॉर्मेट में करेंगे। पिछली बार हमने लिस्ट में की थी, यहाँ पर हम डिक्शनरी फॉर्मेट में क्यों कर रहे हैं? इसका एक सिंपल सा कारण है कि जब आप डिक्शनरी फॉर्मेट में किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपके एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि आपकी ग्रोसरी लिस्ट में आइटम था कि आपको दाल लेके आनी है। अब दाल आपको तुअर की लेके आनी है या मसूर की लेके आनी है या कुछ और लेके आनी है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसका प्राइस क्या होना चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो फिर आप डिक्शनरी का यूज़ करेंगे। तो जो कॉलम मैपिंग का वेरिएबल है ना, वो हम डिक्शनरी फॉर्मेट में डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जो हमने कॉलम मैपिंग की है उस कॉलम में क्या क्या डेटा आना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टोकन के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि आपने निफ्टी में पोजीशन बनाई हुई है, जिस ट्रेडिंग सिंबल में यानी कि जिस एटीएम प्राइस पर या कहीं और आपने पोजीशन बनाई हुई है वो आपका ट्रेडिंग सिंबल हो गया, उसके अगेंस्ट एक टोकन आ गया। उस टोकन की क्या क्या जानकारियाँ होती है आपको पता है? पहले तो ये कौन से कॉलम में स्टोर है, दूसरा उसका ट्रेडिंग सिंबल क्या है, तीसरा उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, चौथा उसकी एक्सपायरी क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, और ऐसे मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस हो सकती है। तो उन सबको हमको स्टोर करना होगा और वही काम करेगा हमारा
कॉलम डेटा वाला वेरिएबल, और इसको भी हम डिक्शनरी फॉर्मेट में ही स्टोर करके देखेंगे। अब बारी आ जाती है अंडरलाइंग प्राइजेस की। सी, अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो इस प्रोग्राम को एक्सपांड करेंगे तो उनको मल्टीपल अंडरलाइंग मॉनिटर करनी पड़ सकती है, और इसीलिए हम इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर ट्रेड लेना चाहते हैं और दोनों का डेटा आपने वहाँ पर लिख रखा है, तो निफ्टी का टोकन लेंगे और उसके आगे उसका प्राइस लिख देंगे। प्राइस हम कहाँ से लेकर आते हैं वो आगे की बात है, बट ये निफ्टी का हो गया। ऐसे ही हम सेंसेक्स का इंस्ट्रूमेंट टोकन लेके आएंगे और उसका प्राइस लिख देंगे, और कुछ यही वैल्यू अंडरलाइंग प्राइजेस में लिखी हुई आएगी जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है और इस फॉर्मेट में रहेगी। अब बात कर लेते हैं लॉक की। हमने क्या किया है, थ्रेड बना दिया और लॉक कर दिया। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपने बोला कि यार इस पर्टिकुलर प्राइस पर मुझे पोजीशन बना के दे दो, उसने पोजीशन बना के दे दी। अब क्या है, पोजीशन बन रही है, ट्रेलिंग हो रहा है, बट इसके अलावा पैरेलली एक और काम हो रहा है कि आपका प्राइस जो है ना वो रेगुलरली एक्सेल में अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। तो थ्रेडिंग हो गई, पैरेलल प्रोसेसिंग हो गई, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा या नाम का सुना भी होगा। अब ये तो एक बात हो गई, बट जैसे आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, क्या होगा कि बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी में आ जाए, निफ्टी का डेटा सेंसेक्स में चला जाए, तो पूरी तबाही हो जाएगी। आपके स्टॉप लॉस कहीं भी हिट होंगे, या फिर जहाँ हिट होना है वहाँ होंगे ही नहीं, आपकी ट्रेलिंग भी कहीं भी होगी। तो उसी के लिए हम लोग थ्रेड को लॉक कर देंगे कि निफ्टी वाला थ्रेड है, ये निफ्टी के ही डेटा को प्रोसेस करेगा, सेंसेक्स वाला थ्रेड सेंसेक्स वाले ही डेटा को प्रोसेस करेगा। तो क्रॉस राइटिंग नहीं होगी और ओवरलैपिंग नहीं होगी, और आपका प्रोग्राम जो आपको चाहिए वही रिजल्ट देगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं LTP अपडेट क्यू। LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब आपको LTP अपडेट किस किस चीज़ का करना पड़ता है, आपको LTP अपडेट चाहिए होता है जो अंडरलाइंग आपने ट्रेड की है और जिस ट्रेडिंग सिंबल को या जिस ऑप्शन में आपने पोजीशन बनाई है डेरिवेटिव में। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। मान लीजिए आपको निफ्टी का प्राइस चाहिए और निफ्टी के ATM के कॉल ऑप्शन का प्राइस चाहिए, तो ये दोनों जानकारी चाहिए, तो हम अंडरलाइन का टोकन ले लेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन में हमने पोजीशन बनाई उसका टोकन ले लेंगे, और इन दोनों के सामने हम इन दोनों का प्राइस लिख देंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। तो जो LTP अपडेट क्यू है ना, वो यही काम करेगा और कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, और ये भी डिक्शनरी ही होगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट सेव टाइम। अब ये क्यों ज़रूरी है वो बता देता हूँ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप जो भी एक्सेल में लिख रहे हैं वो सब चीज़ें अपडेट करने के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए आपने कल ट्रेड किया था निफ्टी में, आज ट्रेड करने वाले आप सेंसेक्स में, तो आपने एक्सेल फाइल ओपन की, आपने निफ्टी की जगह सेंसेक्स चूज़ किया, आपने उसका स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया और वहाँ पर आपको ट्रेडिंग सिंबल लिखा हुआ आ गया। अब उस ट्रेडिंग सिंबल का प्राइस क्या है वहाँ पर अपडेट होना चाहिए, अंडरलाइन का प्राइस और उस ट्रेडिंग सिंबल का ऑप्शन का प्राइस। तो उसके लिए आप Ctrl+S दबाएंगे। तो मैंने प्रोग्राम को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसको मैंने बोला है सेव इंटरवल। तो ये क्या करता है, हर एक 3 सेकंड में उसको रीड करता रहता है और कुछ चेंजेस हुआ है ना तो उसके हिसाब से डेटा को अपडेट कर देता है। तो जब आप Ctrl+S दबाएंगे ना तो विदिन 3 सेकेंड्स वहाँ से डेटा को रीड कर लिया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 सेकेंड्स इज़ टू मच। भाई आप मिली सेकेंड में भी कर सकते हो, बट क्या आपका प्रोग्राम, क्या आपकी एक्सेल फाइल, क्या आपका कंप्यूटर उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास आउटडेटेड सिस्टम होगा, इसीलिए मैंने उसको 3 सेकेंड रखा है। आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, और इसी चीज़ के लिए लास्ट सेव टाइम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और ग्लोबल वेरिएबल की, जो है लास्ट मॉडिफिकेशन फाइल टाइम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने क्या किया था, जो इंस्ट्रूमेंट डंप उठाया था ना उसको हमने सेव किया था हमारी एक्सेल फाइल में। अब एक चीज़ थी, हमने कब सेव किया ना, उस टाइम को हमारा सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है और लिखा हुआ आता है कि मॉडिफाइड और क्रिएटेड ऑन दिस डेट। तो अगर वो डेट हमको मिल जाएगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि आज का है या नहीं है, और वो हम गेट सिटी टाइम से पहले कर रहे थे। अब वो हमने ग्लोबल वेरिएबल में असाइन कर दिया है, तो क्या होगा भाई, वो ग्लोबली चेक करेगा भाई कि पूरे प्रोग्राम में कि आज अपडेट हुआ है या कल अपडेट हुआ है। अगर मान लो वो कल अपडेट हुआ है तो प्रोग्राम रन होगा और उसको आज की डेट में अपडेट कर दिया जाएगा। वो करंट टाइम से कंपेयर करेगा और उसके बाद उसको अपडेट कर देगा, और इसी के लिए ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है। और लास्ट सेव टाइम को मैंने 0 इसलिए रखा था क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम को वो 0 टाइम लेकर चलेगा और वहीं से 3 सेकंड का इंटरवल वो स्टार्ट करेगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको फर्दर और एक्सटेंड करूँ, वरना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी और लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये सब जानकारी समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई ना तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको एक्सेल के डेटा को रीड करना है और उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं अगला वाला कॉन्सेप्ट।